जैसे अभी आधुनिक युग में मैं देख रहा हूँ कवि कविता चुरा रहे हैं। आज में भी बहुत ज्वलंत एकदम वो मुद्दा उभर रहा है, एप्स्टीन फाइल्स। शर्म आनी चाहिए इस देश की जनता को जिसने अभी तक आवाज तक नहीं उठाई नरेंद्र मोदी के। अभी सबसे शर्म की बात यही की कहानी है, जो ब्रजेश ठाकुर वाला जो होम शेल्टर जो जब केस आता है, रेप केस बिहार में होता है, हमेशा ये पता चलता है कि ये मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एलपी स्टूडियो और मैं हूं अभय कुमार शब्द। आज हमारे खास मेहमान हैं अनजान चांद, युवा कवि, और बहुत ही शानदार शब्दों के साथ जो अपनी बात रखते हैं। हम उनकी बात सुनेंगे उनकी कविताओं में। तो मैं जानना चाहूंगा अनजान जी, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। तो जो इनकी कविताओं में जो ओज है, एक जो अलग एक माहौल क्रिएट करता है कहीं ना कहीं, तो हम चाहते हैं कि अपनी कविताओं की ज्वालामुखी सीधे सीधे आप सब दर्शकों के सामने परोसें। मेरा मानना है सर कि कविता सिर्फ शब्दों का संगम नहीं है, एक ऐसी विचारधारा है जो बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी शब्दों में कहने में बहुत जीवन को आसान करने का एक तरीका है कविता। बिल्कुल। तो वैसे ही मैंने एक जब शेर लिखा, दिल टूटे आशिकों का शेर मुझे बहुत पसंद है। मैंने लिखा कि उसकी बाहों में एक साथ चार बैठे थे। अच्छा। उसकी बाहों में एक साथ चार बैठे थे, जितने मेरे दोस्त न थे उससे ज्यादा उसके यार बैठे थे। मैंने कहा कि हटो छोड़ो मेरी महबूबा को, उसका हंसता चेहरा देख कर लगा साला बेकार बैठे थे। ओहो, क्या बात है। कहते हैं यूं तो कच्ची उम्र में तजुर्बा कम होता है, यूं तो कच्ची उम्र में तजुर्बा कम होता है, लेकिन कई बार ये सेंटेंस, ये वाक्य जो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है जब ऐसे कवि अपनी बात रखते हैं। मैं चाहूँ कि अपनी कविताओं की धार को थोड़ा और बढ़ाया जाए। अगला शेर सुने कि दोनों जहां की मोहब्बत मैंने तुझे एक जहां में दे दिया, दोनों जहां की मोहब्बत मैंने तुझे एक जहां में दे दिया, तूने पागल समझा और मुझको हल्के में ले लिया। हल्के। दोनों जहां की मोहब्बत मैंने तुझे एक जहां में दे दिया, तूने पागल समझा और मुझको हल्के में ले लिया। तेरे साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार तो तुम ही हो जाना, आशिक रखा एक और चार को बाहों में ले लिया। क्या बात है। मुझे घर की जिम्मेदारी समझ ना आई जवानी में, मुझे मुझे घर की जिम्मेदारी समझ ना आई जवानी में, पापा की कम कमाई ने घर को कर्जे में ले लिया। मन्नतें मांगते फिर रहे हैं पिताजी हर मंदिर और दरगाह, कि मेरे बेटे को किस सदमे ने ले लिया। ओहो, क्या बात है। कम उम्र में हम लोग जब पढ़ाई के दौर में होते हैं, कहीं ना कहीं इसका भूत पता नहीं क्यों ऐसे नौजवान शायर को लग जाता है। ये देखिए, मोहब्बत करने की चीज होता है, मोहब्बत हो जाती है वाली बात हो जाती है। और जब हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ये मुफलिसी एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे रिश्ते तोड़ देती है, मुझे लगता है। चांद, क्या कहना चाहेंगे मुफलिसी के बारे में? देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको प्यार नहीं मिलता है। मोहब्बत में मुफलिसी हो गया कि आशिक जब एक तरफा हो जाता है तो कह सकते हैं उसको मोहब्बत में मुफलिसी मिल गई। वैसे ही नहीं, जेब में जब पैसा होता है तो बहुत सारे यार, बहुत सारे दोस्त और आपके चाहने वालों की कतारें लंबी हो जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन जब आपकी जेब खाली होती है तो अच्छे अच्छे से रिश्ते टूट जाया करते हैं। बात तो सही है सर आपकी एकदम। देखिए, जेब खाली है तो अगर असली रिश्ते वही हैं जो आपके साथ जेब खाली में भी हैं। और आप असली इंसान तब होते हैं जब आपके पास अगर उस समय पैसा है, तब आप आप उस इंसान को साथ रखें जिसने आपका जेब खाली होने पर साथ दिया है। ये एक असली इंसान की क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई खराब समय में है तो ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप ये जरूर इंश्योर कीजिएगा कि आपके अच्छे वक्त में आप उस इंसान को साथ में लेके चले। बिल्कुल। आप एक उभरते हुए कवि हैं और बहुत सारी चीज देखिए, कम उम्र में भी दिक्कत है ना कि आदमी यहीं से सीखना चालू करता है, शुरुआत करता है। और कवि साहित्यकार को कहीं ना कहीं समाज का दर्पण कहा जाता है। तो आप सिर्फ प्यार मोहब्बत में लिखते हैं या सामाजिक विषयों पर भी लिखते हैं? मैंने बहुत सारी सामाजिक विषयों पर भी कविताएं लिखी हैं। जैसे अभी आधुनिक युग में मैं देख रहा हूँ कवि कविता चुरा रहे हैं और वो अपने आप अच्छा, को कवि साहित्यिक चोरी की बात कर रहे हैं आप। साहित्य चोरी की बात है।
अभी चोर हर क्षेत्र में मतलब चोर हर क्षेत्र में है। मैंने हाल फिलहाल में एक कवि को सुना जो अपूर्व विक्रम शाह की कविता पढ़ता है और कहता है मैंने मेरे चाचा भतीजा, ये सब चीजें तो मैटर नहीं रखनी चाहिए सर। उसमें क्या आप कितने भी करीबी हो, मेरे पिताजी भी अरे बेटा हो भाई, अमिताभ बच्चन भी हरिवंश राय बच्चन की थोड़ी बोलते हैं कि मेरी लिखी हुई है। नहीं बोलते हैं, वही बात है। अगर मेरे पिताजी भी सोचे कि मेरी कविता नोट करते हो कि हरिवंश राय बच्चन, मेरे पूज्य पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता लिखी है। हुई कविता है, तो ये सबसे पहले एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं है कि आप किसी की बातों को कह रहे हैं और उसके पहले उसका नाम नहीं दे रहे हैं, तो अगर क्वालिटी नहीं है तो शर्म होनी चाहिए। आप थोड़ा सा शर्माइए और सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपने बड़े बड़े स्टेज पर हासिल किया है, भले ही लोग आपको आज नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन कल आप उनकी नजरों में वो सम्मान खो देंगे। मेरे पिताजी भी अगर सोचे कि मेरी लिखी हुई कविताओं को अपनी कविताएं कह दे, तो मैं इस बात को एकदम स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरी खारिज करने की तारीफ बात। करूंगा कि मेरे पिताजी मेरी कविताओं को लेकर क्यों आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। उनके आगे बढ़ने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर वो चोरी ना करके वो अपनी बातें खुद से बोले तो ये बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस टाइम पे जहाँ पे साहित्य समाज का एक दर्पण कहा जा रहा है, वैसे हम अगर कविताओं के क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग इतनी सारी अधिक बातें कर रहे हैं और इस आधुनिक जमाने में भी हम लोग कविताओं की चोरी करने लगेंगे, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अच्छी कविताएं लिखें, ना कि चोरी करें। और दूसरे की कविताएं पढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी किनकी कविता पढ़ रहे हैं उससे पहले उनका नाम दें कि हाँ मैंने इनका मनोज मुंतशिर साहब का, अपूर्व विक्रम साहब का, अगर इन सब की कविताएं पढ़ रहे हैं तो इन सब का नाम दे कि ये साहब हैं, इनकी कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे कि आज मैंने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, ये साहिर लुधियानवी जी का लिखा हुआ शेर है और गीत है कह सकते हैं। तो ये सब चीजें आनी चाहिए बिल्कुल साफ तौर पे। आनी ही चाहिए। और एक और बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि समाज के बारे में जो हमेशा हमारे, देखिए मैं अच्छा कवि उसी को मानता हूँ जो जन कवि हो। सिर्फ अपना दर्द कह देना बड़ी बात नहीं होती। जो जनता के दर्द, जो समाज का दर्द पढ़े, वो असली कवि है कहीं ना कहीं। और समय के साथ उनको चलते रहना चाहिए कहीं ना कहीं। और तो मैं इस दौर में आपसे जानना चाहूंगा कि आपके आदर्श कवि कौन है, आपने किनको अपना आदर्श मानते हैं? फैज अहमद फैज, अहमद फराज साहब, जॉन एलिया, ये जो कवि हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और रामधारी से बेकर की वो कविता जो आज पूरे विश्व प्रसिद्ध है, वो सारी कविताएं और ये कवि जो है मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मैं इन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। राम वृक्ष बेनीपुरी जी मुजफ्फरपुर की धरती से बिलोंग करते हैं। जी, गेहूं और गुलाब उनकी जो रचना है, क्या आपने पढ़ी है कभी? मैंने पढ़ा तो नहीं है मगर मैंने सुना है, एक्सपेलीपुरी के बारे में बहुत सुना है। और ये बहुत, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी ये अच्छी चीज़ें नहीं है कि मैंने अपने धरती के लोगों को नहीं पढ़ा है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है इस समाज के लिए नहीं है कि इस समाज ने मुझे ये चीज़ें पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया है, पढ़ाया भी नहीं। मैं आज बहुत दिनों से नहीं जानता राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। मुजफ्फरपुर के 99% लोग नहीं जानते होंगे कि सो कॉल्ड जो ग्रेजुएट लोग, इवन दो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें भी नहीं पता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी हमारे धरती मुजफ्फरपुर के हैं। और उनकी रचनाएं कौन कौन, सबसे बड़ी बात रचना उनकी महत्वपूर्ण होती है किसी कवि वही बात है। रचनाकार की। किसी का भी हम लोग चौक चौराहा पे नाम दे रहे हैं, ये हमारा साहित्य का सम्मान होगा कि अगर हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी के नाम पर हम लोग किसी चौक का नाम रखें या राम वृक्ष बेनीपुरी के नाम पर हम लोग ये उनको दर्शाएं कि आप हमारी धरती से आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी धरती पे आपका जन्म हुआ है। उनके जाने के बाद हम लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हमारे समाज के बच्चे जान पाए कि रामधारी सिंह दिनकर हमारी जन्मभूमि मुजफ्फरपुर से है। अभी फिलहाल में जैसे समाज में भी बहुत ज्वलंत एकदम वो मुद्दा उभर रहा है, एप्स्टीन फाइल्स। जी सर, आपने सुना है उसके बारे में? एकदम सर। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? ये लोग समाज के राक्षस हैं, जिन्हें हम लोग आज तक आंख बंद करके भरोसा करते थे। मैं खुद बिल गेट्स जैसे लोगों को समझता था कि ये मेरे आदर्श हैं और मुझे इन जैसे लोगों के लिए सामने जाकर मिलना है या इन ये जैसे तो लोगों बिल्कुल वही जैसा वाली बात बर्ताव। हो गई जो कह रहा ना कि साहित्यिक चोरी, और जो जब चोर का चेहरा बोलते हैं ना, जो पकड़ा जाए वही चोर है। जब तक पकड़ा नहीं आता इंसान मुझे लगा तो था लगता है कि बड़ा यार इतना ग्रेट आदमी, यार कैसा आदमी है, वाह। मुझे लगा था ये लोग कामयाब आदमी है, मुझे इन जैसे लोगों से बनना है। मैंने जब उसमें एलन मस्क का नाम देखा, नरेंद्र मोदी का भी नाम आया, डोनाल्ड ट्रंप, ये ऐसे लोग हैं जो समाज को अभी तक चला रहे थे या समाज को एक सही दिशा की तरफ ले जा रहे थे, मगर जब ये काले पर्दे आंखों पर से हटे तब पता चला कि ये आदमी नहीं है, राक्षस है। मैंने वीडियोस में देखा कि छोटी छोटी बच्चियों को मार कर खा जाते थे वो लोग।
ये सोचने वाली बात है, मतलब दिल दहला देने वाली, बिल्कुल हिला के रख देने वाली बात है ये, कि कैसे कैसे लोग और किस ढंग से कि ये दोहरा चरित्र जी रहे लोग, और कहते हैं ना कि आगे कुछ और पीछे कुछ है, क्योंकि वो इतने रसूख है, इतने हाई लेवल पे है कि हमारी चोंच नहीं खुलती उनके सामने, हम कुछ बोलने में कतराते हैं, आंख मूंद लेते हैं देखने के बावजूद, कई बार चीजों को दबा दिया जाता है। कहते हैं ना कि हम बोलते उससे पहले फाइलें दबा दी गई खामोशी की अलमारी में, वो वाली बात है कहीं ना कहीं। अगर नरेंद्र मोदी का उसमें नाम नहीं था तो भारत सरकार सामने से आके कह रही है, बड़े बड़े बोलना चाहिए अधिकारी ना, कह रहे हैं कि इनको विरोध करना चाहिए, खुल कर इनमें मेरा नाम कैसे नाम नहीं था तो आया क्यों? अब आप आके कह रहे हैं नहीं है, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टाइन फाइल्स में है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा न्यूयॉर्क में भीड़ लगा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के टावर के सामने विरोध हो रहे हैं, और हमारे भारत में इसकी थोड़ी सी भी सुनवाई नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस देश की जनता को, जिसने अभी तक आवाज तक नहीं उठाई नरेंद्र मोदी के। अभी पिछला मुद्दा जो एक और मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में जो केस हुआ था, जो लड़की का मर्डर हुआ, जिस डॉक्टर लड़की का, डॉक्टर की जी, पढ़ाई कर रही थी जी। वो एमबीबीएस, उस लड़के के साथ बलात्कार होता है, और ऐसे मुद्दे बिल्कुल ऐसे लीपा पोती के साथ गायब हो जाते हैं। मुझे शर्म आती है अपने आप में, यार कैसे समाज में रह रहे हैं हम। ये नकारा इस देश की मीडिया है, और क्या एक कहते हैं, से इनके चूतिया मीडिया एक है। शब्द नहीं बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और ऐसे ऐसे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, वो छोटे से गुजरात में अगर ये चीजें हुई रहती अभी तक पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर इस पर असर पड़ गया रहता, लेकिन वो देश के किसी और राज्य पर हो तो किसी से मतलब नहीं है। मोदी का जो सबसे दिक्कत ये है कि उसका हाथ चलता नहीं है बंगाल में। अभी भी सीबीआई गई रेड करने, ममता बनर्जी फाइल उठा के चली गई। ऐसी ऐसे अगर नेता हमारे देश में रहेंगे, अगर हो सकता है उसमें अगर कोई ऐसी फाइल है जो आप नहीं देना चाहते हैं, अगर आपकी चुनाव से रिलेटेड है, तो आप उसको साइड कीजिए और दिखा दीजिए सीबीआई को कि ये चीजें हम आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, आप फाइल नहीं दीजिए, आप कॉपी नहीं दीजिए, मगर दिखाइए कि हाँ इसमें हमारे चुनाव से रिलेटेड चीजें थी। छुपाने का मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं कुछ आप घपला है, कुछ ना कुछ चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल आप दाल में काला सामने से है। सीबीआई के फाइल लेके चलिए, ये कैसी सीबीआई है कि सीएम ही है उसको मार के छीनिए, वो भी एक आम नागरिक है सीएम से पहले। और इसी तरह से देख रहे हैं आप, लगातार इस तरह की घटनाएं, 2 साल के बच्चे का बलात्कार और ये सब चीजें, हम लोग पता नहीं कब जागेंगे, आई डोंट नो, मतलब टोटली एकदम डिस्गस्टिंग वाला केस हो जाता है एकदम। हम लोग चुपचाप से अपने घर में चाय पी रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, टीवी देख रहे एक हैं। और शर्म की बात यह है कि हमारा मुजफ्फरपुर पूरे देश में सबसे आगे है रेप केस में। सबसे शर्म की बात, यही की कहानी है जो ब्रिजेश ठाकुर वाला, जो होम शेल्टर जो जब कांड जब दिया केस था। आता है, रेप केस बिहार में होता है, हमेशा ये पता चलता है कि ये मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है। अभी भी जो पटना में हत्याकांड हुआ, फिर से पता चला है कि उसमें जिस शख्स का नाम आ रहा है, जो प्रिपेयर जो कर रही थी लड़की, उसके लिए बारे में उसमें भी ज्ञान बात लगा है कि मुजफ्फरपुर की जो बालिका गृह हत्याकांड है, उसमें से उस आदमी का नाम जुड़ रहा है। ये सब चीजें हतोत्साहित करती हैं इस समाज के युवाओं को, हम जैसे इंजीनियरों को, कि ऐसे समाज में लोग रहते हैं और उनको हम मतलब प्रतिष्ठा मसीहा बना के रखे हैं। पूज रहे हैं कहीं ना कहीं। स्टेज पर जाने पर माला पहना रहे हैं, जूता का माला पहना हुआ है ऐसे लोगों को। अभी कोई नेता चुनाव के बाद आपके घर एक दिन नहीं आ सकता है, चुनाव के पहले आके पैर पकड़ता है। ये नहीं देखता है कि किस जाति का है, किस धर्म का है। चुनाव के बाद वेट कराता है आपको वेटिंग हॉल के बाहर, 5 दिन दौड़ाता है, फिर भी आपके कामों का कोई उचित औचित्य नहीं रहता है कि होगा कि नहीं होगा। ये इस समाज की विडंबना है कि हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं वो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आ रही हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और ये साहित्य को लोग इतना नीचा समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति उनके माथे पर चढ़ के नाच रही है, कमाल है ये तो। और हम लोग खामोश बैठे हैं, साहित्य को नीचा मान रहे हैं और राजनीति सिर पर नाच रही है। बताइए, साहित्य दर्पण है इस समाज का। साहित्य ही सबसे पहले, कई कवियों ने जेल में बैठकर जो कविताएं रचना की, उससे हम लोगों ने देखा कि देश में विद्रोह पैदा हो गए। हमारी आजादी की लड़ाई में कवियों का बहुत अहम योगदान रहा है। हर जो बैठ के गए जेल में, वो उन हर एक कविता में, हर एक कविता जब जब आजादी के समय आई, तब तब एक नया विद्रोह पैदा हुआ। और उन कवियों का किसान आंदोलन से लेकर देख लीजिए आप, शुरुआत से ही बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ की जो रचना की, कहाँ से है ये? आनंद किसान आंदोलन से निकला ये गीत, वंदे मातरम। और आज बस उसके एक टैग को, लाइन को लेकर बस बड़ा हीरो बन रहे हैं सबके सब। पार्लियामेंट में बैठे वो लोग जो वंदे मातरम पर लड़ रहे हैं, वो उसको अगर कह दिया जाए कि तुम पढ़ लो एक बार, उन्हें पढ़ना भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है ये, कहीं ना कहीं। आज शर्म की बात तो यह है कि अनपढ़ गंवारों को हमने बिहार की विधायक की सीट दे रही है, हम लोग बिहार का सीट दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटा को डायरेक्ट मिनिस्टर बना दिया गया। आप क्या जानते हैं समाज के क्षेत्र के बारे में? फिर पता चला एक नेता है जिसका बेटा डायरेक्ट क्रिकेटर बन जा रहा है।
इस समाज का क्या होगा जिस समाज में हम लोग देख रहे हैं रोज दिन रात अखाड़ा घाट के नीचे हम लोग देख रहे हैं कैसे लोग रह रहे हैं। इस पुल के नीचे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं कैसे एक पट्टी डाल के एक पत्ते डाल के बच्चों को जब पालन किया जाता है तब अफसोस होता है कि हम लोग ऐसे समाज में हैं जहाँ आज भी नदी के बगल में लोगों को रह के उस ठंड का सामना करना पड़ रहा है मात्र तिरपाल से। ये इस समाज के लिए विडंबना की बात है कि वहीं पे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पुल का बन रहा है मगर 50 करोड़ का एक शेल्टर एक घर नहीं बन रहा है जो उन छोटी जातियों के या कोई भी हो उन जातियों से मतलब नहीं है उन गरीबों को एक अच्छा घर तो दिया जाना चाहिए। अभी वो टूटने वाला है उन सभी का घर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखिए जो समाज में यू चांद, ये बात मुझे बिल्कुल चुभता है भीतर तक कि आप जब बनाते हैं कोई भी चीज को, देखिए सिस्टम समाज में खाई बनाने का काम करते हैं। मुझे तो लगता है राजनीति सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, ये सियासत तो रहती है हमेशा लड़ने लड़ाने में। बिल्कुल वाजिब बात लगती है क्योंकि मुझे और आप में वैचारिक क्या चीज क्या कमी है उसको दूरी या उसको पाटने का काम कभी नहीं करती। कभी नहीं कर सकती है। कभी भी कोई नेता आप दोनों उल्टा की बढ़ाने का, बोले अरे तू अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, बस लड़ाने का काम। अगर अरे भाई ठीक है, पुरानी समय से कुछ दिक्कत आई है, आप भी महसूस कीजिए कि अगर हमें 10 साल दबाया गया, 100 साल दबाया गया, 200 साल, 1000 साल दबाया गया है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर जो ज्वालामुखी फटेगा भाई। वो हम पर्सनली चांद के लिए नहीं है, लेकिन एक समाज में जो कहीं ना कहीं हमारे बहुत चूहा है, हमारे एक तबका जो पूरा झेलता आया है, तो वो कहीं ना कहीं अपना पॉइंट रखेगा भाई। लेकिन सर हम इस बात पर उतना माइंड नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है इस बात पर उतनी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे जाति को लेकर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उस हर एक गरीब पर ध्यान देनी चाहिए जो अपने आर्थिक रूप से कमजोर है। जरूरी नहीं है कि एक एससी तो एसटी पैमाना नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूं यहाँ पर, लेकिन पैमाना जरा देखिए आपसे पीछे जो रह गए, क्योंकि आप आगे वर्तमान की बात तब करेंगे अभी एक बार पलट के इतिहास देखेंगे। बिना इतिहास को देखे आप वर्तमान की बात और आगे की बात नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ उन लोगों के साथ अत्याचार हुआ मगर अत्याचार को रोकने के लिए या अपने आप को सुधारने के लिए आपने देखा होगा एक पीढ़ी काफी होता है एक घर को सही करने के लिए। अभी तक हम लोगों ने अगर एक एवरेज इंसान की एज अगर 20 साल है तो फिर 20 साल बाद अभी तक 3 पीढ़ी हो चुका होगा। आजादी के बाद 75 साल 76 साल हो चुके 77 साल आजादी के हो गए। लेकिन फिर भी वो क्या डिस्क्रिमिनेशन जो हम बात करते हैं क्या वो पाटा जा सका है? सवाल यहाँ भी उठता है, सवाल यहाँ भी उठता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सिरे से खाली नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे उसका एक मध्यम मार्ग निकाला जाए, लेकिन इस पे बात करने की बात आवश्यकता ये भी है कि आरक्षण उसका सही उपाय नहीं है। आप आरक्षण अगर किसी जाति को दे रहे हैं उस जाति में मैंने देखा है मोतिहारी के चमारों को ऐसे बड़े बड़े आलीशान घर में रहते हैं और मैंने ये भी देखा है कि राजपूतों को एक पतली फूस में रहते हुए। यहाँ पे जाति गरीब नहीं होता है, गरीब इंसान होता है। आपने देखा होगा आज अगर 100 भी आईएएस हैं देश में क्या वो एससी एससी कास्ट से नहीं आते हैं? अगर वो कैटेगरी कोई गरीब नहीं है सर, गरीब आदमी है, गरीब जनता है। हमें इस बात पर ध्यान देना है। ये नहीं ध्यान देना है कि पुल के नीचे जो गरीब लोग रह रहे हैं वो कौन है। लेकिन तो चांद मैं जानना चाहूंगा कि हम लोग बिहार से रहते हैं, हम लोग बिहार में रह रहे हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बिहार की बात आती है तो हम लोग अन्य राज्यों से भी तुलना करते हैं कि हम हैं कहाँ वास्तव में बाकी राज्यों से। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए सर सबसे पहले बात है इसलिए लोग बिहार इसलिए नहीं पिछड़ा है कि ये गरीब है। सबसे पहले गरीबी का रीजन ये है कि लोगों में प्रतिक्रिया करने की कोई क्षमता ही नहीं बची है। चाहे शिक्षित हो या शिक्षित हो, अवेयरनेस की बड़ी कमी है, मुझे बहुत लगता है। कमी है। लोग कभी नहीं देखने जाते हैं कि रोड हमारे जो घर के सामने बन रहा है क्या उसमें सीमेंट थोड़ी ज्यादा पड़नी चाहिए। कहीं कुछ खा ले तो वहां पे हम लोगों को देखनी चाहिए। कोई भी प्रतिक्रिया करने की क्षमता जो नहीं। मूल व्यवस्थाएं हैं, कहा जाए कि बोलते हैं ना, मूल सुविधाएं जो कहते हैं हम लोग, रोटी कपड़ा मकान, और जो आसपास की जो हमारे सुविधा में जो कहते हैं मुखिया जो लोकल स्थानीय लोग हैं, हम उनको ही नहीं टोकते हैं, तो बाकी तो बड़ी बात है। सही बात है। अगर एक इंजीनियर नहीं आता है एक रोड बनने के समय माटी भर के अपने आप देख रहे हैं पंचायत समिति में ठेकेदार आ रहा है, बस आ गया, वहां पे कभी मैंने देखा नहीं। कभी कोई इंजीनियर आज तक आया ही नहीं है। इंजीनियर अलॉट हो रहा है उसका सारा पैसा जा कहाँ रहा है? विधायक को पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ कहाँ रोड बन रहा है। विधायक कभी देखने नहीं आएगा आपकी सिर्फ गली में। पट्टी पे लगा काम चल रहा है, कहता कागज सिग्नेचर मारे है मोहल्ला में, रोड बना कि नहीं बना उसको पते नहीं। कहाँ का फोटो कहाँ चिपका दिया गया, बस कहीं दैट्स इट। चिपका दिया। अब तो जहाँ पे रोड नहीं बन रहा है एडिट करके फोटो खींच के भेजा जा रहा है और वहां पे काम हो जा रहा है। काम हो जा रहा है। वैशाली की सांसद कह रही हैं कि हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है। जहाँ पे बिल पास कराया जाता है वहीं पे उठ के एक महिला कह रही है कि 1 करोड़ 30 लाख की लागत से पिछले साल ही हमने वहां पे स्टेडियम बना दिया है। कितना? 1 करोड़ 30 लाख की लागत से स्टेडियम बना दिया है। अच्छा।
विधानसभा की विधायक थी, वो कह रही है वहां पे स्टेडियम कहाँ है, वो तो स्कूल का ग्राउंड है। तो कह रहा है जो बिल पास कराती है, हम कह रही है नहीं, यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख पहले से हो चुका है। विधायक इस बात को मान भी रही है और कह रही है ठीक है, अगर है तो इस बात की जांच करवाइए। इसमें क्या जांच करना है, जब आप सामने से देख रही हैं, आपको भी कंफर्मेशन नहीं है कि आप वहां पे बोल सकती हैं कि नहीं यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे एक कुर्सी नहीं है, यहाँ पे स्टेडियम नाम की कोई चीज नहीं है। आप बेसिक सुविधाएं तो दे सकते हैं। 1 करोड़ 30 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बहुत बड़ा रकम होता है। अगर आप किसी जगह को सुधारना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अमाउंट है। लेकिन बात यह है कि वो 1 करोड़ 30 लाख कहाँ गया, या विधायक को कैसे नहीं पता है कि उसके ही क्षेत्र में जो चीजें कह रहा है, या जो महिला कह रही है कि यहाँ पे पहले से स्टेडियम है, अगर स्टेडियम नहीं है तो स्टेडियम गया कहाँ। या 1 करोड़ 30 लाख जो आपने हमारे एरिया के नाम पे पास किया है, वो 1 करोड़ 30 लाख हमें दीजिए, हम उन चीजों को सही करेंगे। रही बात, मैं देखता हूँ कि बिहार में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बाकी चीज जो भी कुछ है, एक जो होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड, वो बहुत डाउन फील होता है मुझे। देखिएगा सर, हर और एक इतनी मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि खेल के बारे में जो बात बोलते हैं, खेल के बारे में कितनी जागरूकता आप खेल के बारे में, क्या कितना महत्व देते हैं आप, आपने उसके लिए क्या किया? एक जो स्थानीय कलाकार लोग हैं, कितने पुराने से चले आ रहे हैं, कवि लेखक हैं, जो बड़े बड़े नामचीन है, बस वही हर जगह से मलाई उड़ा के चल देते हैं। नए युवाओं को, नए प्रतिभाओं को कहाँ मौका मिलता है? मैंने देखा है सर, अभी स्कूल इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो रहा था जहाँ पर राजगीर तक बच्चे गए खेलने। ये अफसोस की बात है कि हमारे मोतिहारी जिला के बच्चों को राजगीर जैसे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है सिर्फ एक स्कूल टूर्नामेंट खेलने के लिए। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि मुजफ्फरपुर में मोतिहारी का बच्चा आके खेल सके, मुजफ्फरपुर का बच्चा मोतिहारी जाकर टूर्नामेंट खेल सके? स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, बच्चे लगता है जैसे भेड़ बकरियों की तरह। अगर वो खेल के क्षेत्र में उनका जाने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा अगर वो भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में जनरल की बोगी में बैठ के जाएंगे। ये कोई ऐसी सुविधा नहीं है बिहार में जहां से एक बच्चे के अंदर ये प्रतिभा जगे कि हम ये चीज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर जगह पर अपने अगर बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, तो स्थानीय तौर पर, लोकल लेवल पर बिल्कुल इसको बहुत मजबूती से काम करना होगा। और कहीं ना कहीं हर गांव से, हर मोहल्ले से जो बोलते हैं हम, उस तरह का कुछ बनाया जाए, जो पंचायत से, जो एक लेवल है ब्लॉक का, वहां से वो चुनाव हर महीने कुछ ना कुछ नाम अपडेट आना चाहिए। कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए जिसमें बैठक होकर हम लोग कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाएं। मेरा मानना है कि हर एक पंचायत के लेवल पे एक बच्चों की हर महीने लिस्ट निकाली जानी चाहिए। हर एक पंचायत को एक ग्राउंड देना चाहिए, और उन बच्चों में से जो टॉप बच्चे हैं उन बच्चों को हर एक पंचायत को एक दूसरे को, जैसे एक जिला में बहुत सारी पंचायतें होती हैं, उन सभी को इंटर पंचायत करके एक टूर्नामेंट खिलवाना चाहिए। जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उन चीजों को अवार्ड देना चाहिए। और वहां से अगर बिहार में हमारी इतने पंचायत है, अगर उन सभी में से हम लोग अगर बेस्ट प्लेयर निकाले, जाहिर सी बात है कि जो रणजी ट्रॉफी आज झारखंड जीत रही है वो बिहार भी कल जीत सकती है सर। सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या बिहार की इतनी ज्यादा है, और हम लोग पढ़ते हैं कि भाई मानव की जनसंख्या, जो संसाधन, मानव संसाधन कहा गया, बाकी सारे तो साधन है। लेकिन इतना होने के बावजूद, हमारी इतनी सब कुछ होने के बाद, कंपटीशन की लेवल जो भावना है, वो कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ घूम हो जाती है, समझ में नहीं आता है। ना कि केवल सिर्फ खेल में, कविताओं की बात करें आप, उसको बिल्कुल एकदम राज्य स्तर में ऐसे लेके आए। मैं समझता हूँ कि रामधारी दिनकर और बेनीपुरी जी की धरती है, वो ऐसे खाली नहीं है भैया। मुझे लगता है कि वो अभी हमारी धरती बहुत उर्वर है, लेकिन उसको इस तरह से लिपा पोती कर दी जाती है, जिससे वो जो प्रतिभाएं हैं कहीं ना कहीं दब जाती हैं। और उनको लगता है कि यार ये सब घर में भी करते हैं, अरे ये सब बेकार काम, क्या कविता कहानी करता था, गाना लिखता रहता है आलतू फालतू। पढ़ो लिखो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, बस दिमाग में ये भूसा भर दिया गया, एकदम सेट कर दिया गया। हम सभी से हाथ जोड़ कर आग्रह है, कृपया अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, हम्म। डॉक्टर से आगे सोचकर आप कभी ये भी सोचे कि हम अपने बच्चों को एक फुटबॉलर बनाए, एक क्रिकेटर बनाए, एक हॉकी प्लेयर बनाए। क्रिकेट में तो बहुत सारी सुविधाएं दी भी गई हैं, मगर आप ये भी सोचे कि हमारे देश में हॉकी जैसे खेल हैं, राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ पे है भाई। जिसको देखने तक कोई नहीं जाता है। हमारे पंचायतों में ये तो सुविधा होनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय खेल है उसका स्टिक तक हमारे बच्चों में बांटा जाए, कम से कम, ताकि वो खेल सके, वो जान सके। पता तो चले भाई हॉकी स्टिक है क्या। इतना तो सरकार निठल्ला नहीं है कि वो 1 करोड़ हर पंचायत को देने में असमर्थ है, और ये इंश्योर करने में कि वो पंचायत जो है उन 1 करोड़ का रुपया, उस 1 करोड़ रुपए का जो उपयोग है, सदुपयोग करके बच्चों में वो पहुंचाने का काम किया है। इतना तो सारी चीजें सरकार के पास ये सुविधाएं हैं कि वो इंश्योर कर सके कि 1 करोड़ दिए, तो 1 करोड़ का काम वो किया गया है। बिल्कुल। और विधायकों से भी आग्रह है, घपलाबाजी छोड़कर आप हमारे पंचायत को आगे बढ़ाने की कृपा करें। बहुत घपलाबाजी कर लिया, आप तो काम कीजिए साहब।
और बहुत मुझे एक और चीज लगता है यहाँ पर, जैसे देखिए कि जैसे एब्सेंट फाइल की बात आई है, देखिए कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर की कुंठा है, मानव का जो विकास करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट कहाँ से होगा जब हम अंदर से कहीं ना कहीं दबे रहेंगे। देखिए मानव की सारी चीजें जरूरतें हैं, जैसे कि हमारे पेट की जरूरत है भाई, खाना चाहिए हमको, उसी तरह मन की भी जरूरत है कि उसको एक अच्छे विचार चाहिए, और जब अच्छे विचार नहीं मिलेंगे चांद, तो कहीं ना कहीं वो आदमी गलत काम करेगा। और एकदम समाज की उसमें नजर होनी चाहिए। बहुत हम लोग चूक रहे हैं, कहते हैं ना कि हम लोग ऐसा समाज बना रहे हैं, वैसा समाज बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। अरे भैया, सिर्फ मोबाइल टीवी और सिर्फ सामान की टेक्नोलॉजी से बढ़ जाने से इंसान नहीं बढ़ जाता है। एक बौद्धिक स्तर की वृद्धि जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे जा रही है, या हम उसमें कट रहे हैं कहीं ना कहीं आपस में। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहाँ पे हमें बोलने की आज़ादी है। आपको बोलने से कोई मना नहीं किया है। आप जहाँ भी देख रहे हैं जिन चीज़ों को गलत, जैसे आपने एप्स्टाइन फाइल्स का बात किया, ये हमारा अधिकार था कि हम अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका विरोध करें कि आपका नाम आया तो आया कैसे। आप इन बातों पर सफाई दें। क्या वो इतने बिजी हैं देश और विदेश घूमने में कि वो अपनी छवि के दाग को, अपने कपड़े पर लगे हुए दाग को नहीं धो सकते हैं? आप सजने संवरने में जो टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, आप अपनी छवि को बचाने में नहीं अगर तो भाई, उसको लगाएं तो बहुत बहुत बड़ा बेहतर प्रश्न रहेगा। है भाई। इसी तरह से बड़े बड़े जो रुसुख लोग हैं यहाँ पर हमारे बिहार में भी, पॉलिटिक्स के हों चाहे जो भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हर चीज को पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रही है, रेगुलेटर का काम कर रही है वो। और वही लोग जब बोलते हैं तो हम लोग चुपचाप रहते हैं। जब जर ही ऐसा है, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, तो जाहिर सा बात है कि विधायक का ब्लू फिल्म जो बिहार का रिलीज होता है, वो आम सी बात होनी चाहिए। जब जर का ही हमारा देख रहे हैं कि लड़की मारकर खाने वाला हमारा जर है, तो जाहिर सा बात है पत्ता और टहनिया तो गंदा होगा ही। जब पिता खराब होता है तो कुछ ना कुछ असर बच्चे पर पड़ता है। बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि वो सोच सके कि पिता मेरा गलत है, कुछ ना कुछ असर पड़ता है। यही बात है कि अगर देश का प्रधानमंत्री वैसा है तो हमारे देश के नागरिकों के लिए ये आम बात हो गई है इतना कि बड़े बात होने के बाद, अच्छा अभी तक किसी मीडिया ने दिखाया ये बात, आपको लगता कहीं है? भी ये चीजें नहीं दिखाई जाती हैं। इन चीजों को दिखाने की जरूरत है। हम लोग आज मजबूर हैं। हम लोग मजबूर होकर ये चीजें बोलने पर मजबूर हैं, क्योंकि हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कोई इन बातों पर सवाल चू उठाने तक वाला नहीं कर नहीं रहा है। है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है ये बात। ये बात है नाक के बर्दाश्त पानी पर जब बोलते हैं ना। शर्म की बात है। हम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए कि आज भी यूजीसी पर हमारे एलएस कॉलेज में प्रोटेस्ट नहीं हुआ। गलत सही वो सारी चीजें बाद की बात है, मगर हमारे बच्चों को इतना जागरूक रहना चाहिए कि अगर कोई चीजें गलत आ रही हैं, कोई चीजें सही आ रही हैं, तो उनके बीच बैठकर एक डिबेट होना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। गलत है तो क्यों गलत है, क्या उसमें कमी है, क्या कमी क्या है? सही है तो क्यों सही है भाई, आप अपने बात रखिए वहां पर, सरकार पॉइंट रखिए ना। सरकार सुधारने की जगह पर ये नहीं सोच रही है कि हम क्या सुधार करें, इनमें बच्चों की राय ले कि क्या होना चाहिए। जिसके लिए बना रहे हैं नियम कानून, उससे कभी बात ही नहीं करते स्थानीय तौर बात ही पे। नहीं कर रहे हैं। एक भी छात्र नहीं है। हर एक कॉलेज से एक एक छात्र मिला है कम से कम। एक जिस कॉलेज प्रतिनिधि मैंने चुनिए आप भाई, बोलिए कि हाँ प्रतिनिधि भेजिए, को आप अपने हम इस पर चर्चा बच्चों को करेंगे। भेजिए कि हाँ, और सभी कॉलेजों को मिलाकर जो आपका मुद्दा आ रहा है, जो एडवांटेज है, देख रहे हैं कि अगर 75% लोग कह रहे हैं कि नहीं यूजीसी नहीं सही है, तो आपको ये बात मानने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि अगर 75% लोग कह रहे हैं कि कोई चीज गलत है तो वो चीज गलत होगी। अगर 75% बच्चे कह रहे हैं कि यूजीसी नहीं आनी चाहिए, तो कुछ ना तो कुछ होगा सर। नहीं, परसेंटेज देखिए, आपने जैसे बोला कि परसेंटेज तो ठीक है, ये चीज उस पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। लेकिन कहते हैं ना कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड वाली बात होती है कहीं ना कहीं। आप सिर्फ देखिए, जमीन का मुद्दा उठा बिहार में, जांच लंबा चौड़ाई ना पाए, तुरंत चुनाव से पहले ऐसा फूक देंगे कुछ कि आदमी उसमें फंस जाए, हाँ जाए। है ना। कहते ना पे अगर एक कानी उंगली में दर्द है ना, तो आपको इस हाथ में पूरा इतना बड़ा छील देंगे बढ़िया से कि दर्द आप भूल जाइएगा। दर्द का मरहम नहीं, दवाई नहीं दे रहे हैं, उससे बड़ा दर्द दे देंगे कि आप वो शिफ्ट कर देंगे। स्विच ऑन है, यहाँ से वहां छोड़ के इस पे बात करने लगेंगे। और सरकार यह चीज, इस चीज को बहुत अच्छे जानती है, पॉलिटिक्स वाले लोग बहुत अच्छे जानते हैं। चुनाव से पहले 10,000 दे दिए, सारा धीरे से वोट बैंक पूरा तुरंत ले लेना है भाई। मतलब ऐसे चीजों को उलझा देना है लोगों को कि सही ना वो शिक्षा पे बात करें, ना सुरक्षा पे बात करें, ना सड़क की बात करें, क्या करें इस मतलब। पर हमारी देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको शर्म आनी चाहिए कि जिस राज्य का भी बिहार हो रहा है वहां पे 10,000 बांटने का। आप इस काम को फर्स्ट ईयर में कीजिए। सरकार को ये कहना चाहिए कि आप जीतिएगा तो ये वादा कीजिए कि जीतने के बाद दीजिए। जीतने के पहले अगर आप सत्ता में आप देकर सारा वोट जीत ले रहे हैं, तो जो इस कंपनी को, इस देश को अगर आप कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक देश है, तो फिर सामने वाला
कमजोर पड़ जा रहा है इससे, आपके 10,000 देने से। विरोध वो कर ही नहीं सकता है। किस किस बेसिस पे विरोध करेगा जब सामने वाला 10,000 ले रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं है? क्या आपने कभी सुना है कि 10,000 में कहीं बिजनेस खड़ा हो गया है? हंसने मतलब लोग को खुद सोचना चाहिए भैया कि किस जमाने में चल रहा है। आप जरा देखिए किस सदी में जी रहे हैं, जहाँ रोज का खर्चा अगर सब्जी का आप जोड़े तो 200-300 का आता है बिल। अगर हम लोग अगर अभी की प्रैक्टिकल बात करें, ये माइक भी है 5,000 की है। 2 माइक खरीद के क्या हम लोग ये पॉडकास्ट सेटअप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। मगर ये 10,000 देकर सरकार ने जो वोट बैंक छीनने का काम किया है, वाकई शर्म की बात है कि इस देश की मूर्ख जनता को समझ नहीं आ रही है ये सब चीजें। चलिए, बहुत सारी बातें होते रहेंगी और हम लोग कोशिश करें कि हमारी बात शायद आम जनता तक, उनके दिलो दिमाग में पहुंचे, ताकि वो जागें और बिहार को बेहतर बनाने के कभी तो कदम बढ़ाएं, कुछ तो सोचें। हम दोनों की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपना मुंह खोलिए। कहीं भी अगर आपको गलत दिखता है, आपके घर के सामने अगर रोड बन रही है और आपको उसमें कोई भी कमी आती है, तो आप अपने विधायक से, आप अपने पंचायत समिति से, आप अपने मुखिया से ये बात कहिए कि ये मालिक भोटवा तो दिले बनी एक तनी उपयोग कर, या एगो इंजीनियर बैठा के कहीं की रोडवा ठीक से बनावेला, घर के सामने हम गड़ा होता है। आप अपनी बातों को बोलने का, आप जो कुछ मत कीजिए, बस आपकी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं और सिर्फ उन ये पे मत काम सोचिए, करने का। और हाँ एक और चीज मैं ये कहना चाहूँ कि सिर्फ ये मत सोचिए कि केरल में हुआ, कलकत्ता में हुआ, उसकी बेटी के साथ, उसकी बेटी के साथ। आप अपनी बेटी के नंबर के लिए इंतजार मत कीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आज मुंह खोलिए भाई, आज मुंह खोलिए। आप बहुत सभी से धन्यवाद। रहती है। बहुत धन्यवाद।